होगा। ये वीडियो है डिटेल टीआरपी एंड हमारे कितने पैसे लगते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आके पढ़ने में। तो मैंने अपने 2 लाख ऑलरेडी लॉस कर दिए थे सेल्फ फाइलिंग करते। मैं उनके रिव्यूज चेक किया तो इट वाज काइंड ऑफ फिशी। ईशान, यू हैव टू पे 50,000। हमारे 3 इंस्टॉलमेंट रहेंगे, 20,000 फॉर द इंटरव्यू। तो जैसे सब कुछ फिक्स हुआ तो मुझे फिर अपने कंसल्टिंग से कॉल आता है कि तुम्हें 17,000 रुपये देने पड़ेंगे इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस का। सो हेलो एंड वेलकम गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे उन टॉपिक से जो ऑलरेडी मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत बार आए हैं, जैसे कि मेरे कितने पैसे लगे यहाँ तक आने में, कंसल्टिंग ने कितने पैसे लिए, कितने पैसे लगते हैं इंडिया से यूरोप आने में, और टीआरपी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, क्या क्या इंटरव्यू में प्रिपरेशन होना चाहिए, क्या क्या हमें कंसल्टिंग वाले हेल्प करते हैं। ये सारी चीज़ें जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा कि किस टॉपिक पे ये वीडियो होने जा रहा है। तो जितने लोगों ने भी कमेंट किया उसके लिए थैंक यू। और जो लोग कंफ्यूज है कि क्या करना है वीज़ा प्रोसेस के लिए, कैसे हम फाइल करें, कैसे इंडिविजुअली फाइल करें, तो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा पूरी तरह से। तो इस वीडियो में बने रहिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जॉइन माई फैमिली। सो हियर वी गो। तो एज अ इंडियन स्टूडेंट मुझे हमेशा यूरोप आना था पढ़ने के लिए। तो मैंने स्पेन का फाइल किया था खुद से ही, बट फॉर सम रीज़न मेरा रिजेक्शन आया क्योंकि मैंने वो सेल्फ फाइल किया था। सेल्फ फाइल करने में दिक्कत ये होती है कि तुम्हें कई डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस हो जाते हैं या फिर तुम्हें कुछ पता नहीं होता है। तो मैंने अपने 2 लाख ऑलरेडी लॉस कर दिए थे सेल्फ फाइलिंग करने के चक्कर में। इसके लिए मैं पूरा एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि क्यों मेरा रिजेक्शन आया था और किस लिए आया था, इवन तो मेरा फाइल परफेक्ट होने के बाद भी। तो मेरे रिजेक्शन के बाद आई टुक अ हेल्प फ्रॉम कंसल्टिंग जो इंडिया अहमदाबाद में है। उन्होंने मेरी पूरी मदद की। जैसे मैंने उनको अपना केस बताया, दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग ऑल माई थिंग्स। ठीक है, तो कैसे क्या हुआ स्टार्टिंग से एंड तक मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, जुड़े रहिए। तो जैसा मैंने बोला उनको कि मुझे यूरोप जाना है, तो उन्होंने पूछा कि किस कंट्री में जाना है। तो मैंने बोला फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी या फिर इटली चलेगा मुझे। तो उन्होंने बोला कि देखो ईशान, इट्स वेरी इम्पॉसिबल टू गेट टीआरपी इन कंट्रीज़ में बिकॉज इनके वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस बहुत है और एक्सेप्टेंस रेट बहुत कम है। तो मैंने बोला कि आपका कोई सजेशन। तो उन्होंने मुझे एक सजेस्ट किया 2-4 कंट्री, जिसका नाम था लातविया, लिथुआनिया एंड स्लोवेनिया एंड स्लोवाकिया। जैसा कि आप कई लोगों के कंसल्टिंग वालों ने सजेस्ट किया होगा, जिसमें से कईयों ने स्लोवेनिया पिक किया है और उनका कमेंट मुझे आया था, इसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उन्होंने सजेस्ट किया तो मैंने कई यूनिवर्सिटी के रिव्यूज़ चेक किए, तो उसमें से यूनिवर्सिटी ऑफ रीगा मुझे पसंद आया, जिसके पास सब कुछ था जो मुझे चाहिए था, जो मेरी नीड्स थी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ रीगा जैसे मुझे सजेस्ट किया तो मैं उनके रिव्यूज़ चेक किया तो इट वाज काइंड ऑफ फिशी, तो मैंने जाने दिया। फिर मुझे इन्होंने ये सजेस्ट किया स्लोवेनिया, तो मैंने देखा और मैंने खुद का रिसर्च किया, जैसे कि लाइक आवरली रेट ऑफ अर्निंग यहाँ पे 7.75 यूरो पर आवर मिलता है, विच इज़ वेरी गुड। तो हमें 40 घंटे काम करने को मिलता है और कोई लिमिट नहीं है काम करने का, कितना भी कर सकते हैं हम। तो वो पहली चीज़ देखी। मेरी यूनिवर्सिटी के रेटिंग्स चेक किया जो 1000 के अंदर ही आ रहे थे, अभी 900 के अंदर है। और माहौल देखा आसपास का, लोग इंग्लिश बोलते हैं, लोग बहुत डिसेंट है, बहुत हेल्पफुल नेचर के, एंड दे जस्ट लव इंडियंस। ओके, अनटिल अनलेस हम कुछ करें तो। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये चेक किया कि मेरी यूनिवर्सिटी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराती है या नहीं, तो वो कराती थी। आइल्स एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पे, चलेगा, आइल्स के बिना भी पढ़ सकते हो तुम इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो तो। और तीसरी चीज़ यहाँ का फुटबॉल क्लब कल्चर विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो वो सब मेरे लिए सारे बॉक्सेस टिक हुए, टिक 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 टिक। उसके बाद आई वाज लाइक चलो ठीक है, मैंने अपने कंसल्टिंग को बोला कि ये मुझे फाइनल चाहिए। तो उसके बाद मैंने अपने कंसल्टिंग को जैसे ही बोला कि मुझे ये यूनिवर्सिटी चाहिए, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी पिक करने से 1 हफ्ता पहले मुझे बोला कि ईशान, यू हैव टू पे 50,000। हमारे 3 इंस्टॉलमेंट रहेंगे कंसल्टिंग चार्जेस के, यूनिवर्सिटी का फीस अलग है और जो भी एक्स्ट्रा एडिशनल खर्चे होंगे वो अलग है। तो 50,000 उन्होंने स्टार्टिंग में लिया टू फाइल इन दिस यूनिवर्सिटी, सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने का। 50,000 जैसे ही मैंने दिया, उसके बाद यहाँ पे मेरा इनरोलमेंट का पेपर चालू होने लगा। फिर मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया यूनिवर्सिटी से, बिकॉज मैंने उनको 50,000 दिए थे। तो
मतलब कॉल आने से दो हफ्ते पहले मुझे कंसल्टिंग वालों ने कॉल किया, बोला कि वी नीड 20,000 फॉर द इंटरव्यू, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है किसी यूनिवर्सिटी का। अगर तुम इंटरव्यू दे रहे हो तो देखो ना, चार्ज सम मनी, बिकॉज ये अपना टाइम दे रहे हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड। जैसा कि मैंने पहले 50,000 उनको दे दिए थे, फिर 20,000 मैंने इंटरव्यू के भरे। तो यूनिवर्सिटी से मुझे जूम कॉल पे इंटरव्यू अटेंड करना था। मैं उस टाइम बेंगलोर था, और कितना टाइम लग गया था मुझे यहाँ तक आने में, वो भी इस वीडियो में आपको मेरा एडिटर यहाँ पे ऐड करता जाएगा, अमाउंट एंड द टाइम। ओके, सो यहाँ पे आपको अमाउंट दिखेगा, एक सर्टेन टाइम के पीरियड के बाद सारा अमाउंट इधर कैलकुलेटेड नीचे आपको दिखेगा कितना टोटल हुआ है मेरा यहाँ तक आने में, एंड एवरी सिंगल एक्सपेंस। ओके, या फिर एक ब्लैक स्क्रीन चलेगी, उस पर आपको दिख जाएगा। और इधर जितना मुझे टाइम लगा है, मैंने 2025 में फाइल किया था, 2026 के मई में पहुंचा हूँ यहाँ पे। कहाँ 2025, कहाँ 2026, तो टाइम लगता है, ठीक है। ओके, तो हम टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो मेरा इंटरव्यू आना था सुबह, लगभग 10:30 बजे इंटरव्यू था। तो उस टाइम बारी बारी से सबका इंटरव्यू ले रहे थे, मास्टर्स और बैचलर सबका साथ में इंटरव्यू होता है। यूनिवर्सिटी जब इंटरव्यू लेती है तो कोई घबराने की बात नहीं है। तो जैसे ही मेरा इंटरव्यू आया, मतलब सबके कैमरेज ऑफ थे, बारी बारी से ले रहे थे, जिससे कोई शाय फील ना करे। तो जब मेरी बारी आई तो 2 प्रोफेसर आए, दोनों यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस साइंस के। दोनों में से एक ने मुझे बताया कि मेरा इंटरव्यू है और मुझे कुछ टाइम दिया जाएगा बोलने के लिए, तो वो क्वेश्चन पूछेंगे, एंड दूसरे प्रोफेसर से इंट्रोड्यूस कराया। तो इट वाज वेरी फनी, एंड इंटरव्यू के बाद आई वाज लाइक सो मैं सोच ही नहीं पा रहा था, आई वाज सो लाइक ब्लैंक कि क्या था इंटरव्यू। तो जैसे इंटरव्यू चालू हुआ, प्रोफेसर ने पूछा कि ओके टेल मी योर नेम। आई वाज लाइक ईशान मोहनलाल चौहान। उसके बाद उन्होंने बोला कि ओके ईशान, व्हाट्स योर लाइक, मतलब तुम्हारा फ्री टाइम में तुम क्या करते हो, दैट वाज द क्वेश्चन गाइज। ओह माय गॉड। तो मैंने बोला मेरे फ्री टाइम में आई प्ले फुटबॉल। उन्होंने बोला ओह रियली? तो मैंने बोला या आई जस्ट लव प्लेइंग फुटबॉल एंड ऑल। तो उन्होंने बोला कि ईशान वी विल लव टू सी यू हियर, दैट्स इट। मैंने बोला कि ओके या इट विल बी वेरी गुड फॉर मी टू प्ले फॉर द यूनिवर्सिटी एंड ऑल। 30 सेकेंड से 40 सेकेंड तक था इंटरव्यू, दैट्स इट। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, वी विल अपडेट योर एजेंसी। खत्म इंटरव्यू, दे मूव ऑन विद अनदर कैंडिडेट। एंड आई वाज लाइक व्हाट? मैं तो इतने सारे थियरम सब कुछ रेडी करके बैठा था, 1 महीने से पढ़ रहा था, बट ठीक है इंटरव्यू निकल गया। इंटरव्यू के 15-20 दिन के बाद मेरे कंसल्टिंग से कॉल आता है कि वी नीड टू लाइक वी आर गोना फाइल, तुम सेलेक्ट हो चुके हो तो हमें फाइल करना है तुम्हारा सारा चीज। तो उसके लिए अटेस्टाइल कराना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स, जो सरकारी डॉक्यूमेंट होता है, सरकारी थप्पे लगते हैं। और ये जो मेरे डॉक्यूमेंट है यूनिवर्सिटी के, वो इनके पास जो आएंगे वो ट्रांसक्रिप्ट होने के लिए स्लोवेनिया वापस आएंगे, और साइन सिक्का यहाँ का लगेगा, फिर इंडिया आएगा। तो यूनिवर्सिटी ने उसके कंसल्टिंग ने उसके 20,000 रुपये लिए। उसके बाद वो 20,000 लेने के बाद इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन चालू किया। फिर जैसा कि हमने बोला था 3 इंस्टॉलमेंट, तो दूसरे इंस्टॉलमेंट में जैसे सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो गए, यूनिवर्सिटी से आ चुके थे कंसल्टिंग वालों के हाथ में, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, बोला कि अब 50,000 दूसरा इंस्टॉलमेंट तुम्हें भरना पड़ेगा, कंसल्टिंग चार्जेस। तो मैंने दूसरा इंस्टॉलमेंट भी भरा। दिवाली से पहले की बात है, हाँ एग्जैक्टली दिवाली से 1 महीने पहले की बात है। तो उनको मैंने भरा। उसके बाद दूसरा प्रोसेस चालू हुआ, जिसका नाम था कि मेरा वीजा का डेट आने वाला है, मतलब उन्होंने स्लॉट बुक करना है। और टू बी ऑनेस्ट गाइस, सबका लेट होता है, बिकॉज स्लोवेनिया का वीजा मिलना जितना इजी है उतना टाइम टेकिंग है। तो मुझे तो टाइम लग गया था। तो उन्होंने स्लॉट बुक किया, सब कुछ बुक किया, बट इट टुक सो मच टाइम। उससे पहले मैं जनवरी में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के टाइम में नेपाल में था। तो मुझे कंसल्टिंग वालों ने डॉक्यूमेंट भेजा कि तुम्हें ये डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ेगा, और कुछ डिटेल है जो तुम्हारे पर्सनल फुलफिल करने पड़ेंगे। वो इनरोलमेंट प्रूफ था, जो EMSO नंबर होगा ना, यहाँ पे तुम्हारा EMSO नंबर बनेगा, जिसपे तुम्हारा
TRP बनेगा, जिसपे TRP पे एक नंबर होगा, तो उसके लिए साइन वाइन करेंगे और उसमें तुम्हें एक ईमेल और एक क्या बोलते हैं पासवर्ड देंगे, जिससे तुम इसमें ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हो उस ईमेल और पासवर्ड की वजह से। बिकॉज हमें यूनिवर्सिटी एक ईमेल और पासवर्ड देती है, जिसकी वजह से तुम उस वेबसाइट में लॉगिन करके ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हो अगर तुम लेट आ रहे हो तो उस फाइल में वो दिया उस टाइम, ठीक है। और ये अक्टूबर नवंबर की बात है। मैंने साइन वाइन करके नेपाल से इंडिया में भेज दिया, इंडिया से वो डॉक्यूमेंट चले गए यहाँ पे। और जैसे ही सब कुछ फिक्स हुआ, मैंने 1 लाख तो दे चुका था कंसल्टिंग वालों को और 40,000 वो अलग से। तो जैसे ही सब कुछ फिक्स हुआ तो मुझे फिर अपने कंसल्टिंग से कॉल आता है कि तुम्हें 17,000 रुपये देने पड़ेंगे इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस का, जो आप लोग भी लेना। ICICI मैंने लॉम्बार्ड का लिया था, एक बंदे ने मुझे कमेंट में पूछा था, तो ICICI लॉम्बार्ड का लिया मैंने। और इसके बाद वो लास्ट पैसा था शायद मैंने दिया था, हाँ वो लास्ट मेरे साइड से पैसा था। उसके बाद कंसल्टिंग वालों का ये कॉल आता है मुझे कि अब यूनिवर्सिटी फीस दे दो, तो तुम्हें इंटरव्यू का डेट आने वाला है, तो हमारा फाइल प्रिपेयर हो जाए, विच वॉज नेसेसरी। तो मेरे डैड ने 4,15,000 रुपये यूनिवर्सिटी का फीस भरा। उस टाइम उनको इनवॉइस आया था, हमें डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को ही पे करना होता है, तो एक केरला के अकाउंट में जाता है, केरला वाले इनको भेजते हैं। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, क्योंकि थर्ड पार्टी हमेशा होती है, मतलब कंसल्टिंग देन थर्ड पार्टी देन स्लोवेनियन यूनिवर्सिटी। तो ऐसे करके उन्होंने पैसा भेजा एंड देन ये सारा कंप्लीट हुआ अनटिल अनलेस जब मेरा स्लॉट बुक हुआ। तो स्लॉट का जैसे ही बुकिंग हुआ तो मेरे कंसल्टिंग से कॉल आता है कि आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट भरना है, जो है 40,000 रुपये। हाँ 40,000 ही था। तो मैंने 40,000 वो भरा और मुझे जैसे ही डेट मिला वो था जनवरी 12 तारीख का, या जनवरी 12 तारीख को मेरी वीज़ा इंटरव्यू थी। सो जनवरी 12 तारीख को मेरा वीज़ा इंटरव्यू था। तो उससे पहले मैं ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी ले रहा था, क्योंकि मेरे को कंसल्टिंग वालों ने बोल दिया था कि ऑनलाइन क्लासेस मैंडेटरी है, चेक करेंगे वो लोग, यूनिवर्सिटी भी चेक करेगा और वीज़ा वाले भी चेक करेंगे कि ये बंदा पढ़ रहा है या नहीं। तो आई वॉज टेकिंग क्लासेज एंड आई वॉज कंप्लीटिंग ऑल द असाइनमेंट्स, बिकॉज बहुत ईजी था वो सब करना, यहाँ पे पढ़ना भी बहुत ईजी है। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ चुका है। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ कमेंट में यस लिख दीजिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग वीडियो सचमुच देख रहे हैं एंड आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अदरवाइज मेरा ये वीडियो बनाने का सारा मेहनत बर्बाद जाएगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो मेरा वीज़ा इंटरव्यू था 12 तारीख को जनवरी में। सोचो, मैं सितंबर इनटेक में इनरोल हुआ था और 12 तारीख को मेरा वीज़ा इंटरव्यू आ रहा है, तो टाइम लगा था। उसके बाद इंटरव्यू के टाइम 3 दिन पहले मुझे इंग्लिश स्टडी इंग्लिश कंसल्टिंग से कॉल आया, बिकॉज दे वर द फर्स्ट पार्टी और मेरा कंसल्टिंग सेकंड पार्टी था। तो ऐसे करते करते मतलब ये लोग आसपास में मतलब मिलजुल के ही काम करते हैं, तो इस तरह ये लोग बंच में बहुत सारा कैंडिडेट एक साथ भेज पाते हैं। तो मुझे उनका कॉल आया, बोला कि इट्स योर मॉक टेस्ट, ओके कॉल पे। तो उन्होंने मुझे पहले ही एक हफ्ते पहले ही एक PDF भेज रखा था, जिसमें 20 क्वेश्चंस थे कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछेंगे। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया और मैं ब्लैंक हो गया कि मैं तो सो के उठा। दिल्ली में उस टाइम 9 बज रहे थे और अगले दिन मेरा इंटरव्यू था और 11 तारीख को इनका कॉल आता है कि तुम्हारा इंटरव्यू है कल, आज हम मॉक टेस्ट ले रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि जो लेडी थी सामने कॉल पे, उन्होंने पूछा हे ईशान टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आई वाज लाइक माय नेम इज ईशान। एंड उसके बाद उन्होंने बोला ओके आगे। तो मैंने बोला आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू येट। उन्होंने बोला जस्ट थिंक व्हाट यू वांट टू स्पीक। तो मैं ब्लैंक था 2 मिनट के लिए, क्या बोला। तो उन्होंने कॉल कट कर दिया यार। कॉल कट करने के बाद मैंने कॉल बैक किया तो कॉल बिजी आ रहा था। फिर मैंने अपने कंसल्टिंग को कॉल किया, उन्होंने बोला कि रुक जाओ, उनका फिर से कॉल आएगा, हम फिर से तुम्हें लाइन पे लेते हैं। तो उस टाइम जब मेरे को कॉल आया तो मेरे सामने पूरा पेपर पड़ा था, मैंने पेपर देख के पढ़ना स्टार्ट किया। तो मेरे को उधर से मार्क्स मिले, जो मतलब टेस्ट ले रही थी ना लेडी, तो मार्क्स दिया। बट ये मेरे कंसल्टिंग का वो था लाइक कि प्रैक्टिस कराने के लिए, बट असली इंटरव्यू तो एम्बेसी में था, एम्बेसी ऑफ स्लोवेनिया। तो सुबह मेरा इंटरव्यू था 10 बजे, तो मैं 9:30 बजे पहुंच गया एम्बेसी। और डॉक्यूमेंट में तो ऑलरेडी सारी चीज़ें सबमिटेड थी, तो मुझे बस पासपोर्ट लेके जाना था और इनरोलमेंट प्रूफ और जितने भी डॉक्यूमेंट मेरे कंसल्टिंग वालों ने बोले थे सारे लेकर गया था मैं।
जैसे कि मेरा एजुकेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, बैंक सर्टिफिकेट और मेडिकल, जो भी A to Z था सब कुछ लेकर गया था। जो भी मुझे गूगल पे मिला, जो भी मेरे को चैट जीपीटी ने सजेस्ट किया, इतनी बुक बना के गया था लेके मैं। तो इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, अगर मेरे पास डेटा पड़ा होगा तो ज़रूर मैं चेक करूंगा आज जाके। तो मैं गया, पहला मेरा बायोमेट्रिक हुआ। तो जाते इन दोनों उंगलियों का फिंगरप्रिंट वो लोग कैच करते, तो उसके बाद फिंगरप्रिंट लेने के बाद उन्होंने एक स्लिप दे दिया, बोला बाहर वेट करो। फिर इंटरव्यू का टाइम आया। इंटरव्यू एक इंडियन ले रहा था एंड ही वाज वेरी फ्रेंडली। अब ये सिस्टम हो चुका है कि कई लोग सिर्फ इंटरव्यू प्रैक्टिस करके जाते हैं वर्बली, तो पता चल जाता है कि भाई ये लोग वर्बली प्रैक्टिस करके आए तो दूसरी कंट्री में जाकर सेटल ही होना चाहते हैं, बट अब वो राइटिंग में भी चेक करते हैं, ठीक है। तो तुमसे वही क्वेश्चन पूछेंगे जो तुम्हारे फाइल में लिखा होगा। जैसे कि मुझसे पूछा था कि व्हाई यू पिक दिस यूनिवर्सिटी, पर्टिकुलरली दिस वन। तो मैंने बोला कि ये 1000 के अंदर रैंकिंग आती है एंड दिस हैव द ग्रेटेस्ट बेस्ट फैकल्टी फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस साइंस, एंड मेरे डैड बिजनेस करते हैं, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर मी इन द फ्यूचर। तो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि हाउ मच मनी यू हैव इन योर बैंक अकाउंट राइट नाउ। मैंने बोला कि 8,20,000। फिर उन्होंने बोला कि हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव। दिस वॉज द ट्रिकी क्वेश्चन। अगर मैं बोल देता मेरे 4 भाई बहन हैं, तो वो बोलते कि यार तुम्हारे खुद के घर के खर्चे नहीं चुकाए जा रहे हो, तुम जाओगे यूरोप। मैंने बोला नो, आई एम ओनली सिंगल चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। एंड उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, ओके, आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन पेपर, यू हैव लाइक कितना 10 मिनट और समटाइम्स यू हैव लाइक 20 मिनट, और उससे ज़्यादा नहीं, कभी कभी तो 5 मिनट होता है भाई, 5 मिनट फॉर 5 क्वेश्चंस। तो उसमें दिया हुआ था कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे उसमें जिसमें लिखा हुआ था कि व्हाट्स योर फैकल्टी कोऑर्डिनेटर नेम, एंड व्हाट्स द एड्रेस ऑफ द फैकल्टी। जो ऑलरेडी क्वेश्चन जो हमको कंसल्टिंग वालों ने दिया था उसमें था, 5 से 10 क्वेश्चन थे जो थे। तो ये सब जो मतलब होता है ना नॉर्मल क्वेश्चन कि तुम इस कंट्री में क्यों जाना चाहते हो, इस यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहते हो, और ब्ला 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 ब्ला। बट उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे अजीब अजीब थे जिसमें मेरा दिमाग घुमा दिया। पहला तो क्वेश्चन ये था कि तुम्हारे अकाउंट में 8 लाख रुपीज़ जो पड़ा है, 8,20,000, वो किसने दिया है। तो आई रॉट, मैंने लिखा कि मेरे डैड ने दिया है। तो उन्होंने फिर नीचे क्वेश्चन था कि ये जो 30,000 रुपये तुम्हारे अकाउंट में इस पर्टिकुलर डेट पे आए हैं, मतलब एक डेट लिखा हुआ था उसमें और 30,000 रुपये क्रेडिट हुआ लिखा हुआ था मेरे अकाउंट में आए, तो उसमें लिखा था कि किसने दिए पैसे। तो मुझे तो पता था कि सारे पैसे मेरे डैड ने दिए, तो मैंने लिख दिया कि दिस फंड इज गिवन बाय माय डैड। एंड उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, वो भी सेम वर्बल क्वेश्चन और ये रिटन क्वेश्चन। तो मैंने लिख दिया आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स। उसके बाद उसमें लिखा था कि हैव यू एवर गॉट रिफ्यूजल फॉर एनी यूरोपियन कंट्री, आई सेड नो। सो ये आउट ऑफ द ब्लू वाले क्वेश्चंस थे, आउट ऑफ द बॉक्स वाले क्वेश्चंस थे, तो मैंने वो क्लियर कर लिए। उसके बाद मैंने उनको पूछा, जैसे क्योंकि मुझे 10 मिनट दिया था, ठीक है, और 10 क्वेश्चंस थे एंड मैं ध्यान से लिख रहा था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो 12 मिनट हो चुका था और मेरे साथ 5 कैंडिडेट और राइटिंग में एग्जाम दे रहे थे। फिर 5 अंदर आ रहे थे वापस, फिर दे रहे थे, फिर 5 आ रहे थे, फिर दे रहे थे, बारी बारी बुला रहा था और सबका वर्बल, उसके बाद राइटिंग में टेस्ट लिया जा रहा था। तो मैंने जैसे पेपर सबमिट किया हंसते हुए, तो उनको पूछा कि डू आई नीड टू पे एनी फीस। उन्होंने बोला नो वी डोंट टेक एनी फीस हियर। तो मैं चला गया बाहर, मैंने अपने कंसल्टिंग वालों को फ़ोन किया, मैंने बोला वही क्वेश्चंस थे जो तुमने प्रैक्टिस कराए थे, बट मैंने चैट जीपीटी से और 50 क्वेश्चंस अलग से प्रैक्टिस कर लिए थे मेरे फाइल से रिलेटेड। अनलकीली वही क्वेश्चंस आए। तो जो भी गाइज अपना फाइल डाल रहा है एम्बेसी में, अपने फाइल से रिलेटेड ही क्वेश्चन पढ़ के जाना। इनको सपना नहीं आता है कुछ, ये लोग तुम्हारे फाइल से तुम्हारे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, जानना चाहते हैं कि तुम लोग कितने प्रिपेयर हो। उसके बाद मुझे मार्च में एम्बेसी से मेल आता है कि 26 तारीख को मेरा वीज़ा कलेक्शन है। ओह माय गॉड भाई, मैं खड़े खड़े बेहोश होने वाला था। इतना सरप्राइजिंग मोमेंट था मेरे लिए, तो इतना सरप्राइजिंग मोमेंट था। 26 तारीख तीसरे महीने में मेरा वीज़ा आया, और मतलब वैसे तो 12 मार्च को आ गया था। 12 मार्च को मेरा वीज़ा का डेट आया और 26 मार्च को मुझे कलेक्ट करना था। 12 मार्च को मुझे मेल आया कि आज आप कंफर्म करो कि आप आ सकते हो या नहीं। तो मैंने उसी दिन मेल लिखा कि येस आई एम अवेलेबल ऑन 26।
तो लिख के दे दिया मैंने, कंसल्टिंग वाले को भी भेज दिया कि ऐसा मिला है, तो वो कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे। एंड यहाँ पे मैं 26 तारीख को बोला कि ठीक है मैं आके लूँगा। 26 तारीख को मेरा 12:30 पे कलेक्शन था, मैं 9 बजे ही पहुँच गया। जैसे 10 बजे एंटर किया तो मेरे को वीज़ा दे दिया, क्योंकि उस दिन बहुत कम कलेक्शंस थे। तो जैसे मैं अंदर गया तो बोला कि दिस इज़ योर TRP एंड जस्ट चेक इट, एवरीथिंग इज ऑल राइट और नॉट। तो मैंने सारा चेक किया, सब कुछ सामने सही था अंदर ही। और उसके बाद उन्होंने बोला कि दिस इज अ QR कोड, यू हैव टू पे 1200 रुपये, ठीक है, 1200 रुपये एम्बेसी के चार्जेस। तो 1200 मैंने भरा, खुशी खुशी। QR कोड देते हैं हम लोग, UPI ट्रांसफर कर पाते हैं, हम इंडियन सिटीजन हैं तो कर पाएंगे। अगर बांग्लादेशी और नेपाली होंगे तो हमें बैंक में जाके ट्रांसफ़र करना होगा। तो उसके बाद ट्रांसफ़र करके बाहर निकला। TRP मिला मेरे को। TRP में बस कुछ महीनों की डेट से, बिकॉज यहाँ पे आके TRP फिर से हमें रीअप्लाई करना पड़ता है हर 6-6 महीने के बीच में। तो मैं घर गया। उसके बाद गाइस जैसे ही मैं घर गया, मैंने अगले महीने की 9 तारीख की फ़्लाइट बुक करी एंड इट वाज एयर इंडिया। एंड जैसे ही 9 तारीख की फ़्लाइट मैंने बुक करी, उसके बाद यस मुझे कई चीज़ें करनी थी, जैसे कि Forex कार्ड लेना ICICI बैंक से। एंड Forex कार्ड के बाद Forex फिजिकल करेंसी। क्यों? Forex कार्ड में जब पैसे रहेंगे तो मैं टैप इन करके कोई भी चीज़ यहाँ पे परचेस कर सकता हूँ बिना कोई टैक्स भरे। तो वो ज़रूरी होता है ट्रैवलिंग के टाइम, क्योंकि तुम इंडियन करेंसी कैरी नहीं कर सकते हो। तो मैंने 1 लाख रुपए Forex कार्ड में डला लिए थे, विच इज़ 900 यूरोज, ओके। एंड 1 लाख मैंने कैश देके यूरो ले लिया था। वो कैश किस काम आता है? जब तुम यहाँ पे आ जाते हो, 2-3 दिन रहते हो यहाँ वहाँ पे ट्रैवल करते हो, और तुम्हें रेंट जब पे करना होता है, मतलब पहला रेंट, तो तुम्हारे पास बैंक अकाउंट नहीं होता उतना जल्दी, तो तुम कैश के थ्रू जाके किसी भी पोस्टल ऑफिस में डाल के कैश, और उस पर्टिकुलर पर्सन को जिससे तुमने अपार्टमेंट लिया है उसको तुम पे कर सकते हो, जिससे तुम्हारा पहला रेंट आ जाएगा और उसका इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। और यस, ये 600 से 800 यूरो तुम्हें चाहिए ही चाहिए, और 100 यूरो कैश में चाहिए, क्योंकि कई जगह पे कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे टैक्सी हो गया या फिर कुछ वेंडिंग मशीन हो गया, तो वहाँ पे तुम्हें 100 यूरो जेब खर्च के लिए चाहिए होगा। और ट्राई करना 500 से 600 यूरो अपने कार्ड में लेके आने के लिए, जिससे तुम सस्टेन कर पाओगे। तो मैंने एयर इंडिया की टिकट बुक करी थी 8 तारीख को था दिल्ली से, और वो मेरे को 32,000 में पड़ा था। तो मेरे 2 सूटकेस भी आ गए थे, क्योंकि एयर इंडिया बहुत अच्छा कैरी करने देता है लगेज। तो एयर इंडिया मैंने पकड़ा, मैं मिलान उतर के मैंने फ्लिक्स बस ली, फ्लिक्स बस से यहाँ पे आया। मेरा टोटल खर्चा लगा था बस से आने में यहाँ तक 25 यूरो, और फ्लाइट का कितना 32,000। तो समझ लो कि 35 से 36,000 में मैं यहाँ पे आ गया। फिर मैंने 3 दिन के लिए हॉस्टल बुक करा। उसके बाद तो आपको पूरी स्टोरी पता ही है कि मैंने अपार्टमेंट खुद का लिया और फिर मैं यहाँ पे सेटल हो गया। सो इसी के साथ गाइज ये वीडियो कंप्लीट होती है यहाँ पे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट माई वीडियोज़। एंड आगे मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ पार्ट टाइम वर्क के ऊपर, जो थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में, बिकॉज मैं अभी जॉब ही कर रहा हूँ। मेरा 1,20,000 सैलरी है हर महीने। तो उससे पहले मैं 2-3 और वीडियो ड्रॉप करने वाला हूँ कि मेरे को पहले दिन यूनिवर्सिटी जाने के बाद मुझे यूनिवर्सिटी ने क्या क्या गिफ्ट दिए एज अ मोमेंट और समथिंग लाइक दैट। मेरे पास कल मैं वीडियो बनाऊंगा, तो परसों में भी तरसों आ जाएगा वो वीडियो। और दूसरा वीडियो कि लाइक पार्ट टाइम अर्निंग। सो थैंक यू गाइज यहाँ तक देखने के लिए। एंड प्लीज़ जिसको भी कोई डाउट है कमेंट करो, मैं कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और आप मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़ो, मैं जब भी फ्री टाइम मिलेगा मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। एंड यस, ड्रॉप योर क्वेश्चंस ऑन माय कमेंट बॉक्स। सी यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।